नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए हिंदी शिक्षण विधियों के 15 प्रश्न लेके आया हूं, जिनमें पहला प्रश्न है कि गृह कार्य का मूल्यांकन इसीलिए आवश्यक है क्योंकि इससे शिक्षण रोचक व प्रभावी बनेगा। दूसरा, बच्चों को सही दिशा मिलेगी, छात्रों के सबल व निर्बल पक्ष की जानकारी होगी या शिक्षक अपनी कमजोरियों को जान सकेगा। तो दोस्तों, गृह कार्य शिक्षक जो छात्रों को गृह कार्य देता है उसका मूल्यांकन यानी कि उसकी जांच वगैरह है, जो परीक्षण है वो किस लिए आवश्यक है, उससे क्या होता है। तो देखिए, गृह कार्य देने से शिक्षण रोचक व प्रभावी होगा, बिल्कुल गलत है। और गृह कार्य देने से ही बच्चों को सही दिशा मिलेगी, ये भी गलत है। शिक्षक अपनी कमजोरियों को जान सकेगा, तो यहाँ कमजोरियाँ छात्र की ज्ञात की जाती है, न कि शिक्षक की, है ना। तो यानी कि छात्रों का जो सबल और निर्बल पक्ष की जानकारी होगी कि छात्र है किस चीज़ को लिखने में मजबूत है, सबल है, और किस चीज़ को लिखने में वो अशुद्धि कर रहा है, कमज़ोर है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों, जो पहला प्रश्न है आपके, उसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दोस्तों, दूसरा प्रश्न कहता है कि मौन पठन का उद्देश्य है। देखिए, मौन पठन का उद्देश्य है द्रुत गति से पठन, पाठ को आत्मसात करना, चिंतन का विकास या उपयोग सभी। दोस्तों, मौन पठन होता क्या है? मौन पठन होता है, दूसरा सेस्वर होता है। सेस्वर में तो स्वर के साथ पढ़ना होता है, जबकि मौन पठन में क्या होता है दोस्तों? मौन पठन में यानी कि बिना होठ हिलाए मन ही मन पढ़ना। इसमें पढ़ना मन ही मन में पढ़ना और बिना होठ हिलाए, ये होता है मौन पठन। तो इसमें होता क्या है, जब कोई मौन पठन करता है तो देखिए, द्रुत गति द्रुत यानी तीव्र गति से पढ़ता है, बिल्कुल पढ़ता है। पाठ को आत्मसात करता है, बिल्कुल, है ना। ऐसा नहीं है कि जो मौन पठन किया उसमें पाठ ग्रहण नहीं करा, जो भी वो पढ़ेगा उसे समझेगा ना, तो आत्मसात भी हो जाता है। और चिंतन का विकास, बिल्कुल, मौन पठन और सेस्वर पठन में, दोनों में मौन पठन है वो बिल्कुल ही अच्छा पठन का एक रूप है। तो इस प्रकार चिंतन का भी विकास होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? द्रुत गति से पठन हो रहा है, पाठ आत्मसात हो रहा है, चिंतन का विकास हो रहा है। इसका मतलब जो उपयुक्त सभी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों, आपके दूसरे प्रश्न में विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 3 पे। दोस्तों, ये जो प्रश्न संख्या 3 है, थोड़ा सा लिखने में अशुद्धि हो चुकी है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, व्याकरण के ज्ञान की आवश्यकता है, कि व्याकरण का ज्ञान है वो किस लिए कराए, है ना, आवश्यक क्यों है। तो भाषा को लिखना सिखाने में है, भाषा को बोलना सिखाने में है, भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाने में, या भाषा को समझाने में। तो देखिए दोस्तों, व्याकरण का ज्ञान की आवश्यकता किस लिए है? भाषा को हम लिखना सिखाएंगे, बोलना सिखाएंगे। तो भाषा जब अगर किसी ने लिखना कोई सीख गया है, तो इसका मतलब व्याकरण का ज्ञान आवश्यक होता है, तो ये चीज़ नहीं है, है ना। भाषा को बोलना सिखाने में व्याकरण आवश्यक हो रहा है, केवल बोलना और केवल लिखाने दोनों में है नहीं। तो इसके बजाय क्या होगा? इसके बजाय होगा दोस्तों, आगे लिखा है कि भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाने में। बिल्कुल, भाषा का जो दोस्तों शुद्ध प्रयोग है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कि भाषा का जब कोई शुद्ध प्रयोग करेगा, बोलने में भी करेगा। शुद्ध प्रयोग का मतलब क्या है? शुद्ध प्रयोग का मतलब है कि वह मतलब अभिव्यक्ति में भी करेगा, बोलने में भी करेगा, है ना। अभिव्यक्ति मतलब मौखिक रूप से भी करेगा, है ना। ये मौखिक भी हो जाएगी और क्या हो जाएगी, और लिखित भी हो जाएगी, दोनों हो जाएगी, है ना। बोलना में और लिखने में, ना, सभी में हो जाएंगे। तो भाषा को शुद्ध प्रयोग करना सिखाने में व्याकरण जरूरी है ना। और भाषा को समझाने में तो शुद्ध प्रयोग लिखेगा तो समझ के ही तो लिखेगा ना। तो इसलिए तीसरा विकल्प है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 4 पे। दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 कहता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, कि कौन सी विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। इनमें आया खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, मॉन्टेसरी या बाल उद्यान विधि। तो देखिए दोस्तों, इन विधियों के बारे में देख लेते, अभी पता चलेगा कौन सी छोटी कक्षाओं में उपयोगी नहीं है। देखिए, जो खेल विधि है, इसमें खेल खेल में आपको दिया जाता है ज्ञान, खेल खेल में केवल ज्ञान दिया जाता है। और ये दी किसने थी खेल विधि? खेल विधि दी हेनरी कोल्डवेल कुक ने। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है मोंटेसरी विधि। तो मैडम मारिया मोंटेसरी ने ये विधि दी थी। इसमें खोखले जो लकड़ी के पात्र होते हैं, है ना, उनके माध्यम से बालक को लिखना सिखाते हैं। मोंटेसरी विधि ये लेखन की एक बहुत ही अच्छी विधि है। ठीक है, तो ये भी देखिए प्राथमिक स्तर, ये छोटी कक्षाओं के लिए पूछा है ना, उपयोगी नहीं। छोटी कक्षा कौन सी उपयोगी? खेल विधि छोटी कक्षा वाले होंगे, मोंटेसरी ये भी छोटी कक्षाओं के लिए हो जाएगी। एक है बालो उद्यान विधि। बाल उद्यान यानी जिसे कहते हैं किंडर गार्डन। क्या बोलते हैं? किंडर गार्डन विधि। ठीक है, किंडर गार्डन विधि बोलते हैं दोस्तों
इसमें मतलब क्या होता है कि इसे नाम दिया गया है कि जो आपके बाल उद्यान विधि या किंडरगार्टन यानी कि बच्चों का बगीचा, ठीक है। ये इसमें क्या होता है कि बच्चे को पौधा माना गया है, शिक्षक माली के रूप में है, और जो विद्यालय है उसे एक बगीचा गार्डन माना गया है ना। कहने का मतलब है कि जो शिक्षक रूपी माली है वो अपने बगीचे रूपी विद्यालय में क्या करता है, जिस प्रकार माली पौधों को सींचता है वैसे ही सींच के फिर बड़ा करता है, वैसे ही शिक्षक उसका बच्चे के व्यक्तित्व का अच्छा निर्माण कर देता है। ये चीज़ में मानी गई है। इसमें क्या होता है, वस्तुओं पर नाम वगैरह लिखाए जाते हैं ना, इस प्रकार बच्चों को सिखाया जाता है। तो ये भी क्या है, प्राथमिक विधि है, बिल्कुल प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। जबकि जो प्रोजेक्ट विधि है, कौन सी विधि दोस्तों, प्रोजेक्ट विधि, ये उपयोगी छोटी कक्षाओं के लिए नहीं है, ये बड़ी कक्षाओं के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जीवन की यथार्थता है, उस जीवन की जो वास्तविक चीज़ है उससे संबंधित बालकों को समस्या दी जाती है। और बालक क्या होते हैं, बालक स्वतंत्र होते हैं उसका समाधान करने में, है ना। इसके प्रतिपादक पूछे जॉन डीवी है, सर्वप्रथम विचारक पूछे जॉन डीवी है। फिर जॉन डीवी ने क्या किया, सबसे पहले इसके बारे में विचार दिया, इसलिए उनको प्रतिपादक माना जाता है। जबकि अगर जनक पूछे, प्रोजेक्ट विधि या प्रयोजना उपगम के जनक पूछे, तो वो किलपेट्रिक है जो जॉन डीवी के शिष्य हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 4 है वहाँ पे विकल्प नंबर 2 है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो छोटी कक्षाओं में उपयोगी नहीं है वो है प्रोजेक्ट विधि। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। देखिए पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, और कहानी शिक्षण की पूछी है। कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि, चित्र विधि, कहानी कथन, कहानी पठन या उपयुक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, इसमें चित्र कहानी शिक्षण की वैसे विधि देखें तो देखिए चित्र प्रदर्शन विधि होती है, एक होती है अधूरी कहानी की पूर्ति करना, एक होती है आपके मौखिक कहानी कहना, और एक होती है वाचन प्रणाली। ठीक है, ये होती है प्राथमिक स्तर पर ये जो आपके कहानी शिक्षण की विधि। तो देखिए इसमें कहानी कहना, तो प्राथमिक स्तर पर अगर बालकों को कहानी कह दोगे तो कहने के माध्यम से वो थोड़ी ना सीखेंगे, है ना। और कहानी पढ़ाओगे तो भी नहीं सीखेंगे, है ना। तो उपयोग सभी तो हट जाएगा जब ये दोनों नहीं होंगे। तो बच्चे कौन सी, चित्र विधि, बिल्कुल चित्र विधि इसका सही उत्तर होगा। क्यों, क्योंकि चित्र विधि में होता क्या है, कहानी शिक्षण की प्राथमिक स्तर पर सबसे श्रेष्ठ विधि चित्र विधि है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या किया जाता है कि छात्रों के सामने जो कहानी है वो रखी जाती है, और कहानी को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाता है। ठीक है, छात्रों को कहानी के पूर्व ज्ञान है उस पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाता है दोस्तों। पूर्व ज्ञान से जोड़कर फिर क्या किया जाता है, चित्र के माध्यम से जोड़ते हैं, और चित्र और कहानी को जोड़ के फिर उसमें ये आपके जो कहानी को पूरा करवा दिया जाता है। तो इस प्रकार ये छोटे बच्चों के लिए एक उपयुक्त विधि हो जाती है, क्योंकि इसमें बालक के जो आपके श्रवणेंद्रिय है और नेत्र है ये चीज़ें सक्रिय भी रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 5 का जो विकल्प नंबर 1 है बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि भाषा की प्राकृतिक विशेषता कौन सी नहीं है। भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, भाषा चिर परिवर्तनशील नहीं होती है, या भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो दोस्तों भाषा की प्रकृति की विशेषता पूछिए कौन सी नहीं है। तो इसमें पहला होता है कि भाषा अर्जित संपत्ति है, और भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, और चिर परिवर्तनशील नहीं होती है, अनुकरण द्वारा सीख। देखिए जब प्रश्न में नहीं आया है, ये एक ट्रिक है कि यहाँ नहीं आ गया तो ये इसका हो जाएगा, फिर भी देख लेते हैं। भाषा अर्जित संपत्ति बिल्कुल अर्जित है, यानी कि ये जन्मजात नहीं होती, है ना। तो ये तो क्या है, प्रकृति, इसकी भाषा की प्रकृति विशेषता है, बालक जन्म के बाद ही सीखता है ना। और भाषा कहाँ पे सीखता है, सामाजिक प्रक्रिया, समाज में ही तो सीखता है, घर परिवार में सीखता है, मित्रों के साथ सीखता है। भाषा अनुकरण करके ही तो सीखता है, बालक स्वयं जन्म से ही थोड़ी सीखता है, वो अनुकरण करता है ना, अपने घर वालों का, पास पड़ोस मित्रों का, है ना, उन सब से माध्यम से अनुकरण से सीखता है। तो ये तो इनकी विशेषताएं हैं। जबकि भाषा चिर परिवर्तनशील नहीं होती है ना, लंबे काल से बदलती नहीं है, बदलती है, बिल्कुल बदलती है, क्योंकि जब छोटा बालक होता है तो वो तो मातृभाषा ही जानता है, विद्यालय जाता है फिर और भाषाएं सीखेगा ना। तो इस प्रकार ये भाषाएं बिल्कुल भाषा में परिवर्तन होता है, वो भाषाएं सीखता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 6 का विकल्प नंबर 3 है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि व्याकरण शिक्षण की प्राचीन और परंपरागत विधि कौन सी है। आगमन विधि, निगमन विधि, प्रयोग प्रणाली या भाषा संसर्ग। देखिए व्याकरण शिक्षण की पूछी है तो व्याकरण शिक्षण विधि प्राचीन और परंपरागत। तो प्राचीन परंपरागत ये दो विधियां हैं, आगमन और निगमन में आपके। तो ये प्रयोग प्रणाली, भाषा संसर्ग ये इतनी प्राचीन नहीं है। अब इनमें पूछेगी सबसे प्राचीन और परंपरागत कौन सी है, तो सबसे प्राचीन और परंपरागत निगमन हो जाएगी। ठीक है, और ये निगमन विधि क्या होती है, देखिए निगमन विधि में जो आपके नियम से
उदाहरण की ओर चलते हैं, नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं निगमन विधि में। और इसमें क्या होता है, जो प्रत्यय, संधि, समास वगैरह है, तो ये चीज़ें इससे सिखाई जाती है ना। इसमें सूत्र और सिद्धांत है वो याद करना सिखाते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि मान लीजिए कोई संधि सिखा रहे हैं आपको, दीर्घ संधि सिखा रहे हैं, तो उसमें पहले नियम बताएगा, है ना, कि जैसे ए प्लस ए ये जब जुड़ता है तो आ बनेगा, और फिर उसका क्या दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है, जैसे कि राम प्लस अवतार हो गया, है ना, बराबर राम अवतार। ये बाद की चीज़ें, ये उसके फिर उदाहरण दिए जाते हैं, तो नियम से उदाहरण दिए जाते हैं, सूत्र सिद्धांत इसमें रटवाए जाते हैं। इस प्रकार ये मनोवैज्ञानिक विधि है, जबकि ये प्राचीन व परंपरागत विधि है। तो इस प्रकार इसका उत्तर निगमन विधि हो जाएगा दोस्तों। तो प्रश्न संख्या जो 7 है आपके, इसमें विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 8 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि श्रोता के मनोभावों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली साहित्य की विधा कौन सी है। देखिए, श्रोता के मनोभावों को पूछा है, यानी सुनने वाले के मनोभाव से प्रभावित या आकर्षक होना चाहिए, ये साहित्यिक विधा पूछी। पद्य शिक्षण, गद्य शिक्षण, नाटक या कहानी शिक्षण। तो दोस्तों देखिए, गद्य सुनने से ऐसा है नहीं कि भाई सुनने वाले के जो मनोभाव है ना, उसमें कुछ परिवर्तन हो, प्रभावित होना। गद्य शिक्षण में ऐसा नहीं है, नाटक में शिक्षण में भी ऐसा नहीं, और कहानी शिक्षण में भी ऐसा नहीं, क्योंकि नाटक में तो देखा जाता है ना, जबकि यहाँ पूछ रहे कि सुनकर भी। तो देखिए, पद्य शिक्षण होता क्या है, पद्य शिक्षण जैसे कि काव्य, कविता वगैरह होती है ना, कविता वगैरह, ये पद्य शिक्षण होती है। जब कविता वगैरह इसका जो प्रदर्शन होगा तो इसमें, या कविता या जो गीत वगैरह आपके गीत है, ठीक है, ये चीज़ें इसमें होती है पद्य शिक्षण में। गीत है तो इनको क्या है, जो लय है ना, लय है, गति है, स्वर है, इनके साथ गाया जाता है। तो इससे वाकई में क्या होता है कि जो सुनने वाले श्रोता है उनके मनोभाव है वो बिल्कुल परिवर्तित होते हैं, वो प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या जो 8 है उसमें विकल्प नंबर 1 पद्य शिक्षण बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 9 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या जो 9 है वो क्या कह रहा है, निम्न में से किस विधि को प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। किस विधि को निम्न में से प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। व्याख्या विधि, दंडान्वय विधि, अर्थबोध या खंडान्वय विधि। तो देखिए, प्रश्नोत्तर विधि किसे कहा जाता है, ये एक नाम है, ये किसका नाम है, खंडान्वय विधि का है दोस्तों। तो इस प्रकार व्याख्या विधि, दंडान्वय विधि, अर्थबोध विधि ये नहीं है, बल्कि खंडान्वय विधि इसका सही उत्तर है। अब देखिए, खंडान्वय विधि होती क्या है दोस्तों, खंडान्वय विधि क्या होती है। खंडान्वय विधि में क्या किए जाते हैं, जो देखिए, ये एक तो पहली बात तो पद्य शिक्षण की विधि है। किसकी है, पद्य शिक्षण की। अब इसमें होता क्या है कि इसमें जैसे कोई पद्य है तो उसके पहले खंड कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं, खंड यानी टुकड़े कर दिए जाते हैं ना। फिर उन टुकड़ों की व्याख्या पहले की जाती है, फिर एक साथ पूरे पद्य की व्याख्या कर दी जाती है, और शिक्षक फिर अर्थ समझाता है। तो बालक केवल सुनते रहते हैं। इसका मतलब क्या है, इसमें सक्रिय कौन होता है ज़्यादा, इसमें सक्रिय ज़्यादा शिक्षक होता है ना, केवल शिक्षक ही सक्रिय है। इसलिए इस विधि को फिर क्या माना, अच्छी विधि नहीं माना ना, अमनोवैज्ञानिक विधि हो गई। और इसमें क्या है कि प्रश्न पूछता है, बालक उत्तर बताते हैं, ये चीज़ भी होती है थोड़ी बहुत, तो इसलिए इसे प्रश्नोत्तर विधि भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या 9 में विकल्प नंबर जो 4 है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता कौन होता है। क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, क्रियात्मक अनुसंधान केवल आपके विद्यालय है ना, वहाँ विद्यालय तक ही सीमित होता है, यानी विद्यालय में ही किया जाता है, ये विद्यालय तक ही सीमित होता है। यानी विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार किया जाता है, संशोधन किया जाता है, प्रगति की जाती है, ये होती है क्रियात्मक अनुसंधान। अब ये कौन करता है, कोई भी सामाजिक व्यक्ति, विद्यालय का कर्मचारी, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, डॉक्टर और स्नातकोत्तर अध्यापक। देखिए, कोई सामाजिक व्यक्ति नहीं कर सकता क्योंकि विद्यालय तक सीमित होती है, सामाजिक व्यक्ति विद्यालय से बाहर है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक, डॉक्टर नहीं कर सकते, और स्नातकोत्तर अध्यापक जरूरी नहीं स्नातकोत्तर ही हो, है ना, अध्यापक तो होगा, बिल्कुल होगा। विद्यालय का कर्मचारी मतलब विद्यालय में जो काम करेंगे वो, जैसे कि आपके शिक्षक है ना, शिक्षक है। इसके अलावा आपके जो प्रधानाचार्य या जो प्राचार्य वगैरह है ना, वो भी करेगा। तो और इसके अलावा जो निरीक्षक है वो भी इसे करते हैं। तो ये विद्यालय के कर्मचारी हैं, वही क्रियात्मक अनुसंधान को करते हैं, क्योंकि ये विद्यालय तक ही सीमित होता है ना, विद्यालय के बारे में इसमें जो आपके सुधार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 10 का विकल्प नंबर जो 2 है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है। दोस्तों प्रश्न संख्या 11 है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है। पाठ्य पुस्तक भाषा सीखने में क्या है, साध्य है, साधन है, साधक है या उपयुक्त सभी है, ये सभी है। तो देखिए, भाषा शिक्षण में जो आपके पाठ्य पुस्तक है ये दोस्तों साधन है। क्या है दोस्तों, साधन है। साध्य क्या होता है, साध्य होंगे कि भाषा को सिखाना। पाठ्य पुस्तक जब शिक्षक पढ़ाएगा तो क्यों पढ़ाएगा भाई, उसमें कुछ ज्ञान अर्जित हो रहा है, कुछ भाषा
सीखते हैं ना, तो भाषा सिखाना ये तो हो जाएगा, उसका साध्य हो जाएगा, साध्य मतलब लक्ष्य हो जाएगा। और साध्य कौन हो जाएगा? साधक हो जाएगा शिक्षक। साधक कौन हो जाएगा? शिक्षक हो जाएगा। तो इस प्रकार उपयुक्त सभी आएंगे नहीं और पाठ्य पुस्तक है वो आपके साधन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 11 है वहाँ ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर 2 है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है? दोस्तों प्रश्न संख्या 12 कह रहा है भाषा सिखाने में प्राथमिक स्तर पर माध्यम के संबंध में कौन सा मत उचित है। यानी कहने का मतलब है भाषा सिखानी है प्राथमिक स्तर पर और क्या करना है, माध्यम क्या होगा प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर यानी कि छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चों को किस माध्यम में भाषा सिखाए ना, कौन सा मत उचित है। मातृभाषा सिखाए, मानक भाषा का प्रयोग, विदेशी भाषा या राजकीय। तो सभी को पता है बहुत इजी क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर है। तो प्राथमिक स्तर का छोटा बच्चा जब स्कूल जाएगा, विद्यालय जाएगा, तो वहाँ पे कोई राजकीय भाषा सीखेगा, विदेशी भाषा या मानक भाषा वो सीख नहीं सकता। तो ना वहाँ उसे किस माध्यम से भाषा सिखाई जाएगी? मातृभाषा का प्रयोग करके। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार प्रश्न संख्या 12 का विकल्प नंबर 1 है, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 13 पे। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि गद्य के कौन से पाठ रूप में मौन वाचन उपयुक्त नहीं है। देखिए गद्य के हैं ये रूप, कहानी, जीवनी, संवाद या आत्मकथा। इनमें मौन वाचन यानी कि मन ही मन में बिना होठ हिलाए पढ़ना है, आवाज़ नहीं करनी, तो उसमें उपयुक्त नहीं है ना, उचित कौन सा नहीं, ये चीज़ पूछी। तो कहानी, अब देखिए कहानी, जीवनी, संवाद या आत्मकथा। तो कहानी को तो कोई मन ही मन में पढ़ सकता है, तो ये तो उपयुक्त है ना, उपयुक्त नहीं पूछा है। जीवनी, जीवनी को भी बिल्कुल पढ़ सकता है, तो ये भी क्या है, उपयुक्त है ना। और आत्मकथा को भी मौन वचन में पढ़ सकते हैं। संवाद क्या होता है? संवाद होता है एक संप्रेषण, यानी बोलकर संप्रेषण करना, संभाषण करना है ना, बोलकर संप्रेषण या संभाषण करना, आपस में मतलब उन संवाद बातचीत करना है ना। तो वो तो उसमें तो क्या है, होठ हिलेंगे उसमें, तो मतलब वो मौन वचन होगा ही नहीं, तो इस प्रकार इसमें संवाद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 13वां जो आपका प्रश्न है इसमें विकल्प नंबर 3 है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 14 में। दोस्तों प्रश्न संख्या 14 कहता है मोंटेसरी विधि का उपयोग होता है। मोंटेसरी विधि लेखन शिक्षण की विधि है। किसकी है? लेखन शिक्षण में काम आने वाली विधि है। तो इसका उपयोग पूछा है मौन वाचन, शेषवर वाचन, उक्त दोनों या लेखन शिक्षण में। मौन वाचन में भी नहीं होता है, शेषवर में भी नहीं होता है, इन दोनों में भी नहीं होता है। किस में होता है? लेखन में हो जाता है ना, लेखन में हो जाता है। बता दिया मैंने, मोंटेसरी विधि लेखन का प्रयोग होता है। मैडम मारिया मोंटेसरी थी, इन्होंने ये मोंटेसरी विधि दी थी। प्राथमिक जो स्तर है वहाँ पे ये विधि बहुत ही सर्वश्रेष्ठ विधि है, लिखना सिखाने की विधि है। लकड़ी के खोखले पात्र होते हैं, उनमें अक्षर बने होते हैं, उन अक्षरों के माध्यम से बच्चों को लिखना सिखाया जाता है। इस प्रकार ये होती है आपकी मोंटेसरी विधि। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार प्रश्न संख्या जो आपके 14 है वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 15। किस पद्धति में बालक स्वयं अपना सुधार करता? आदर्श विधि, जैकटाट विधि, प्रश्नोत्तर विधि या खेल विधि? तो देखिए प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। किस पद्धति में बालक स्वयं ही खुद ही अपनी जो अशुद्धियाँ हैं उन अशुद्धियों की जांच क्या करता है? खुद ही करता है। अशुद्धियों की जांच करके फिर उन अशुद्धियों को शुद्धिकरण में बदलता है। तो ये कौन करेगा? बालक खुद ही करेगा। बालक स्वतंत्र रहेगा, सक्रिय रहेगा। आदर्श विधि कोई विधि नहीं होती है। प्रश्नोत्तर विधि तो ये तो पहले हमने ऊपर पढ़ ही लिया। खंडान्वय विधि है, खंड होते हैं, फिर पद्य की व्याख्या होती है एक साथ, अर्थ समझा रहा। इसमें शिक्षक ज़्यादा सक्रिय है, तो फिर क्या है, ये बाल केंद्रित विधि है ही नहीं। खेल विधि बाल केंद्रित विधि जरूर है, प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी होगी खेल विधि, लेकिन इसमें क्या है, इसमें स्वयं अपना सुधार करे, यानी कि शिक्षक सहायता ऐसी है कि खेल विधि में शिक्षक सहायता नहीं करता, बिल्कुल करता है, खेल खेल में सिखाता है ना। जबकि हमें पूछा है कि बालक खुद ही सीखे, तो वो कौन सी विधि हो जाएगी? जैकटाट विधि हो जाएगी। कौन सी विधि हो जाएगी? जैकटाट विधि। जैकटाट विधि में छात्र क्या करता है, किसी भी वाक्य को लिखता है, पहले लिखने के बाद उस वाक्य को लिखता है, फिर उसी वाक्य को वह बिना देखे लिखता है। पहले तो वाक्य को देख लेता है, लिखता है, फिर उस वाक्य को बिना देखे लिखता है, और फिर उसने क्या लिखा उनको जो उसके जो मानक हो जाएंगे, मानक वाक्य यानी मूल शब्द हो जाएंगे, उनसे वो मिलाता है कि भाई मैंने जो लिखा बिना देखे वो सही है या नहीं है ना, मूल शब्दों से मिलाएगा। और जब अशुद्धि हो गई तो फिर अशुद्धि में क्या करेगा, वो अशुद्धि में सुधार खुद ही करेगा, स्वयं ही करेगा बालक, है ना, स्वयं करेगा, यानी वो सक्रिय रहेगा, स्वतंत्र रहेगा, है ना। तो ये होती है आपकी जैकटाट विधि। ये बहुत ही प्राचीन भारतीय पद्धति पर आधारित है जैकटाट विधि। इस प्रकार दोस्तों आप के 15 जो प्रश्न है इसका विकल्प नंबर 2 है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के
15 हिंदी शिक्षण वीडियो के अति महत्वपूर्ण प्रश्न और ऐसे ही प्रश्न हैं आपके रीट एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।